तो कैसे हैं बच्चा लोग? मज़ा आ रहा है? पढ़ाई चल रही है फर्स्ट क्लास? गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं आपके? बढ़िया हैं? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। तो यार मैं सोच रहा था कि कोऑर्डिनेशन तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, लेकिन उसके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं? पेपर में ये थोड़ी ना पूछेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे पढ़े थे। पेपर में तो पूछेंगे कि भैया क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर लिख कर दिखाओ क्या होता है। तो चलिए, आज फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना तुम्हारे सामने मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चन ले आऊं और तुम्हें ना एक ऐसा फील आ जाए कि यार कोऑर्डिनेशन तो हम कर लेंगे, इतना आसान चैप्टर है कि ये तो हो जाएगा, इसके नंबर तो कहीं नहीं गए, सर ने करा दिया है, हमें बस रिवाइज करना है और रिवीजन करके जाएंगे। नेक्स्ट डे पेपर में 101% लिख कर आओगे क्वेश्चंस को, 101%। ठीक है, तो चलो शुरू करें आज फिर। ठीक है, चलिए जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQs। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और देखो भाई, क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं ना सॉल्व, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, मेरे साथ ना सॉल्व करना है, मजाक नहीं चल रहा बिल्कुल भी, है ना। साइंस स्ट्रीम ली है तो अब बेटा पार तो करनी है ना। और पार कौन कराएगा? पार तो हम कराएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ ना बिल्कुल सॉल्यूशन शुरू कर दो। और जिसको जो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहो, आई विल गेट बैक टू यू 100%। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड? इनमें से कौन एक लिगेंड नहीं है? मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि लिगेंड वो होते हैं जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटल आयन पर डोनेट कर पाए। यही बात है। लिगेंड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को मेटल आयन पर डोनेट कर पाए। अगर कोई चीज खुद डेफिशिएंट है तो वो लिगेंड कैसे हुई? लिगेंड नहीं हो सकती, है ना, उसके खुद के पास कमी है। यार तुम एक बात मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल तुम अपने दोस्त से पैसे मांगते हो कि भाई पैसे उधार दे दे, वही तो देगा जिसके पास है। अब तुम्हारा दोस्त ही गरीब है, तुम उससे ही पैसे मांग रहे हो कि भाई पैसे दे दे, तो वो तो नहीं दे पाएगा। सेम कहानी लिगेंड्स पर है। अब लिगेंड के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डोनेट करोगे तो ठीक है, और लिगेंड पे डेंसिटी है ही नहीं तो डोनेशन होगा नहीं, तो वो लिगेंड कैसा हुआ? ठीक है, अब देखते हैं कि इन चारों में से कौन हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कभी भी लिगेंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तुम्हारा दोस्त खुद गरीब है, तुम उसी से पैसे मांग रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर पाएगा? खुद के पास नहीं है बेचारे के पास खाने को, तो तुम्हें कैसे डोनेट कर देगा? तो एक बात बताओ, अमोनियम क्या एक लिगेंड हुआ? नहीं हुआ ना। और वही पूछा था, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। इनमें से कौन एक लिगेंड नहीं है? ठीक है, समझ आ गया पहला क्वेश्चन? बस देखो कितने बढ़िया तरीके से तुम लोगों को समझ आ जाता है। बस इतने बढ़िया तरीके से बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन तक पढ़ते रहो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फटाफट। कह रहा है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। प्लेटिनम दिया है PT, NH3 का ट्वाइस Cl2। तो Cl2 को तो हम क्लोराइडो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्लोराइडो। ठीक है, क्लोराइडो। NH3 को हम अमीन या अमीनो पढ़ते हैं। ठीक, और प्लेटिनम तो प्लेटिनम हमारा है ही। और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर अगर देख ली जाए तो जो अमोनिया है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, और क्लोरीन जो है वो उसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। लेकिन कितने क्लोरीन लगे हैं? 2। तो टोटल चार्ज कितना बन गया? -1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि -2। टोटल चार्ज कितना बना? -2। अब ये देखो कि ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, क्या ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और अगर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो -2 की वजह से प्लेटिनम पर कितना चार्ज आया? +2। अब तुम्हारे पास ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का ये हटा दो, ये +4 का ये भी हटा दो, ये 0 का है ये भी हटा दो। अरे वाह, एलिमिनेशन टेक्निक से खाली एक ही सवाल का आंसर हमें यहां मिला है, वो है डायमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। डायमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। समझ आया बिल्कुल? कोई डाउट तो नहीं है? डायमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। और हाँ, अब तुम्हें अगर ये लग रहा हो कि सर आपने तो यहां पर एग्जाम्पल ही ऐसे लिए थे या क्वेश्चन ही ऐसे लिए जहां पर
खाली +2 एक में दिखा था तो आपने तीनों को एलिमिनेट कर दिया? नहीं यार, एक बात मुझे बताओ, इतना तो दिमाग हमारे पास है कि क्लोराइडो और अमीनो में से ए पहले आना चाहिए था ना। अगर +2 वाले भी तुम्हें 2 कंपाउंड दिए होते तो ध्यान रखना वहां पर सीबीएसई में क्या चेंजेस करके दिए जाते हैं कि या तो क्लोराइडो पहले लिखा होता या अमीनो पहले लिखा होता, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर कौन पहले लिखा जाना चाहिए? अमीनो लिखा जाना चाहिए। तो डायमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। द कंपाउंड्स CONH35SO4Br, ठीक है, एंड CONH35BrSO4। अच्छा ओके, तो ये सल्फेट और ब्रोमीन आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। यहां सल्फेट और ब्रोमीन आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी में और सेकेंडरी प्राइमरी में चेंज हो गई है। These compounds represent which of the isomerism? लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन या नो आइसोमेरिज्म? यार एक बात मुझे बताओ, अगर तुम इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, अगर इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो तुम्हें पता है कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल वैलेंसी होती है। तो CONH35SO4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, ये दो कंपाउंड्स, ये दो स्पीशीज मिलनी चाहिए तुम्हें, है ना भाई। कोऑर्डिनेशन स्फेयर तो ब्रेक होता नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर में ब्रेक नहीं कर रहा। Br माइनस जो कि प्राइमरी वैलेंसी है उसको मैंने निकाल दिया, और इसको अगर मैं वाटर में डिसोसिएट करूं, इसको अगर मैं वाटर में डिसोसिएट करूं तो क्या मिलेगा? कोबाल्ट NH3 5, Br अंदर ही रहेगा, इसके ऊपर +2 का चार्ज आना चाहिए क्योंकि आप सल्फेट आयन को बाहर निकाल रहे हैं SO4 2- को। तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर तो ब्रेक होगा नहीं, आपको पता है। कोऑर्डिनेशन स्फेयर तो एज इट इज आ गया, लेकिन आयनाइजेशन होने पर क्या दे रहा है? ये सल्फेट दे रहा है, और ये वाला क्या दे रहा है? ब्रोमाइड दे रहा है। तो कौन सा आयनाइजेशन हुआ यहाँ पर? कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ? आयनाइजेशन, है ना। कौन सा हुआ? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि आयनाइज होने पर ये दोनों मेरे को डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्लियर है बात? समझ आ गई यहां तक? देखो, ऐसे कंपाउंड्स में अगर आइसोमेरिज्म पता करना हो तो सबसे अच्छी बात है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उन चारों ऑप्शन के हिसाब से सोचा करो। लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होता है जब एम्बिडेंट लिगेंड हो, ठीक है, जो इस केस में अभी है नहीं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यहां दिख नहीं रहा। नो आइसोमेरिज्म हो नहीं सकता क्योंकि इतनी मेहनत से उन्होंने सवाल पूछा है कि कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। एक आयनाइजेशन बच रहा था तो मैंने उसके हिसाब से वाटर में डिसोसिएशन करके देख लिया, और मेरा जो अजम्पशन था वो बिल्कुल ट्रू है कि वाटर में डिसोसिएट होने पर ये दोनों मेरे को अलग अलग स्पीशीज दे रहे हैं, दोनों की प्राइमरी वैलेंसीज अलग अलग हैं, इसीलिए ये कैसे हुए? आयनाइजेशन आइसोमर्स। कैसे हुए? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्लियर है ना? देखो कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। Which of the following is expected to be a paramagnetic complex? पैरामैग्नेटिक, यार एक बात मुझे बताओ, अगर तुम्हारा लिगेंड, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, अगर लिगेंड कैसा होता? स्ट्रॉन्ग फील्ड होता। मैं ऑप्शन बाद में देखूंगा, मुझे नहीं पता क्या ऑप्शन में दिया है, छोड़ो। इसने पूछा ना कौन सा पैरामैग्नेटिक है, बस मैं यही बात कर शुरू कर रहा हूं। कह रहा है कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो पेयरिंग करा दी होती, पेयरिंग करा दी होती, और पेयरिंग अगर करा दी होती तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एन की वैल्यू कितनी हो जाती? 0 हो जाती। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कैसा होता? डायामैग्नेटिक होता, डायामैग्नेटिक होता। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ ये रिलेट कराना चाह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। और यहां पर आपसे पूछा है पैरामैग्नेटिक कौन है, यानी कि तुम एक काम करो, सबसे पहले जो अजम्पशन हमने ली, कौन सी अजम्पशन ली? कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डायामैग्नेटिक होगा। इसका मतलब वीक फील्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, वीक फील्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो वीक फील्ड ढूंढो इनमें से कौन है। कार्बोनिल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड में है, बचा सिर्फ वाटर, NiH2O6 2+। वीक फील्ड लिगेंड है। देखो मैं इसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम यहां पर नहीं बना रहा हूं, ठीक है, कोई डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं देख रहा हूं, बट फिर भी मुझे पता है NiH2O6 एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कैसे है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसके पास वीक फील्ड लिगेंड था वाटर। और अगर अभी भी नहीं समझ आया,
इस थ्योरी से अगर नहीं समझ आया तो एक काम करो, दूसरी थ्योरी है मेरे पास, ऐसे समझो। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप यहां पर देखेंगे तो वो है +2, यानी कि 3d8 कन्फिग्रेशन है, 3d8 4s0 कन्फिग्रेशन है। 3d8 अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये 3d ऑर्बिटल हो गया, ये s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, और एक आगे d ऑर्बिटल एक और मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा 3d ऑर्बिटल, ये है 4s, ये है 4p, और ये है हमारा 4d। अब एक काम करो, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 3d में कितने हैं, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहला आप जो इलेक्ट्रॉन पेयर भरेंगे वो 4s में भरेंगे, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, 6 पेयर लाने हैं, पांचवा यहां और छठा यहां, ठीक है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये कन्फिग्रेशन को ध्यान से देखें, तो आपको नहीं लगता ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी है, 2, और n की वैल्यू 2 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ये रहा और एक ये रहा। n की वैल्यू 2 है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। बात हो गई क्लियर। तो या तो ऐसे समझ लेते तुम कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो मेजरली जो चांसेस होते हैं वो डायमैग्नेटिक के होते हैं, ठीक है। तो वीक हमें ढूंढना था कि वीक फील्ड कौन सा है इनमें से। और अगर फिर भी क्वेश्चन अगर तुम्हें ऐसे फंसा दे कि वीक फील्ड के 2 एग्जाम्पल दे दे और फिर भी पूछा हो कि कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक, तो एक काम करना, उस केस में ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बना लेना, ठीक है। यहां पर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। क्लियर है इतनी बात? आसान था क्वेश्चन, बोलो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, आसान था या नहीं था, इजी था, या क्वेश्चन तो टफ था मैंने आसान कर दिया, है ना। एक ही बात है, क्वेश्चन टफ था मैंने आसान कर दिया। पूछा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5 इज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल या ट्राइगोनल बायपिरामिडल। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ मुझे, कितने लिगेंड अटैच करने हैं, 5। ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं, 6। ये तो पॉसिबल है नहीं। अच्छा, अब तुम अगर ये दिमाग लगा रहे हो कि क्या पता सर एक के पास लोन पेयर हो, एक है ना, एक लोन पेयर हो तो 5 और एक 6 मिलकर ऑक्टाहेड्रल बना दे, तो ऐसा नहीं है। टेट्राहेड्रल में सिर्फ 4 ही होते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर पिरामिडल एक पॉसिबिलिटी यहां पर है, और ट्राइगोनल पिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, इसको करेक्ट करेंगे यहां पर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए। तो कौन सा केस आपको ज्यादा फेवरेबल दिख रहा है? एनसीईआरटी अगर खोलोगे ना, अगर जिंदगी में भी एनसीईआरटी तुमने पढ़ी है तो उसका एक स्ट्रक्चर FeCO5 का आपको दिया है, और सीबीएसई ने लगातार ये पूछा है कई साल। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत आ सकता है पेपर में, ठीक। ये जो 3 बॉन्ड हैं जो मैंने येलो कलर से बनाए हैं, ये दीज आर इन सेम प्लेन, और जो ये पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशंस दोनों, एक ऊपर और एक नीचे, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो ये बेटा आपके सामने एक कंडीशन बन गई जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्री को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बात आ रही है समझ में? क्या बन गया ये? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया ऑप्शन डी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वाई। मैंने तो बहुत देखा है ये क्वेश्चन सीबीएसई में, ये सीबीएसई का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा भाई यहां तो तुम, ठीक है। देखो मेरी टीम तुम्हारे लिए कितने अच्छे क्वेश्चन लेकर आती है, मैं सिर्फ कह के जाता हूं कि मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, और ये जुट जाते हैं पूरी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने में, ठीक है। देखो हम लोग तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, सीबीएसई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने निकाले हैं। किस लिए निकाले हैं? ताकि तुम्हारी मदद हो सके, ताकि तुम पढ़ सको, और तुम पढ़ नहीं रहे हो, बस तुम्हें चलाना है इंस्टाग्राम, तुम्हें पढ़ना नहीं है ना। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। निकेल डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वाई।
लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्यों नहीं बनाता निकिल? क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? देखो, लो स्पिन जब मैं कहता हूं तो आप समझिए, आई एम टॉकिंग अबाउट इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? D2sp3। अच्छा, ये लो स्पिन हाई स्पिन कहने का मतलब क्या है? किसी को पता है क्या? किसी को पता है लो स्पिन हाई स्पिन कहने का मतलब क्या? अगर किसी को पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सर लो स्पिन हाई स्पिन का ये मतलब होता है, अगर किसी को भी पता है तो। वरना तो मैं बताता हूं। देखो, लो स्पिन का मतलब है व्हेन यू हैव लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हाई स्पिन कहने का मतलब क्या है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो अगर इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी चाहिए मुझे? D2sp3, ठीक है, D2sp3। लेकिन निकिल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर 28, 3d8 4s2, 3d8 4s2। अगर मैं इस 3d8 सिस्टम को देखूं तो 1 2 3 4 एंड 5, अगर मैं ये 3d8 सिस्टम को देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मान के चलो तुम किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से इसकी टक्कर करा दो। किससे करा दो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है? पेयरिंग कराने की कोशिश करता है। तो ज्यादा से ज्यादा पेयरिंग करा के क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? खाली एक ही ऑर्बिटल खाली मिलेगा। एक ही ऑर्बिटल खाली मिलेगा ना भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर कोई रिएक्ट करने आ रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा? इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा, पेयरिंग करा देगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन उसने यहां भेज दिया तो ये ऑर्बिटल तो उसके लिए खाली हो गया, ये ऑर्बिटल खाली हो गया। लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली खाली चाहिए कितने थे? D2। तुम्हें दो खाली चाहिए थे, है ना? तुम्हें D2sp3 बनाना था ना, तो तुम्हें तो दो खाली चाहिए, लेकिन मिल रहा है तुम्हें एक खाली। तो मुझे बताओ, क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल? नहीं होगा ना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे? हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन पाएंगे निकिल के केस में, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अब ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निकिल डज नॉट फॉर्म, निकिल डज नॉट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल octahedral complexes, inner orbital octahedral complexes। why? ठीक है। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, निकिल ओनली फॉर्म्स आउटर ऑर्बिटल octahedral complexes, आउटर ऑर्बिटल octahedral complexes। निकिल क्या बनाता है? सिर्फ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। पूछ लिया वाई। और इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। वो क्या आंसर है? कि अगर अगर 3d8 सिस्टम को आप देखें तो कितना ही भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले आइए, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग करके जाएगा। तो बेसिकली एक ऑर्बिटल आपके लिए खाली होगा जो कि बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। लेकिन चाहिए कितने? चाहिए हमें दो, क्योंकि हाइब्रिडेशन हमें क्या बनानी थी? D2sp3 बनानी थी। क्या बनानी थी? D2sp3। समझ आया? फटाफट फटाफट समझ आया? बताओ, लिखो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका पेपर में आएगा, ये लिख लो मेरे से, ठीक है। चलो, कर लिया, आगे बढ़े अब। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स इन वाई? COEN3 3+ या CONS3 6 3+? मुझे तो आंसर समझ आ गया, लेकिन मैं आपके लिए इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो ये है CO कोबाल्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। एक इथिलीन डायमीन यहां पर, दूसरा इथिलीन डायमीन यहां पर, और तीसरा इथिलीन डायमीन यहां पर। इसके ऊपर चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स के ऊपर? 3+। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है? CONS3 6। तो कोबाल्ट बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6।
6 अमोनिया लिगेंड्स आप यहां पर लगा दीजिए, NH3 NH3 NH3, यहां पर NH3 और यहां पर NH3, और इसके ऊपर चार्ज कितना है लिगेंड इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर 3+। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, आपको क्या दिख रहा है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है यहां चिलेटिंग एजेंट्स प्रेजेंट है। चिलेटिंग एजेंट कौन है? इथिलीन डायमीन, है ना? इसीलिए यहां क्या हो रहा है? चिलेशन हो रही है, ठीक है। चिलेशन, चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन, देखो रिंग बन रहा है ना वहां पर, लेकिन यहां पर कोई चिलेशन हो रही है? नहीं हो रही। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी वजह से मेटल लिगेंड का बॉन्ड टूट जाए, मान के चलो ये बॉन्ड टूट गया, तो अमोनिया तो इसकी विसिनिटी से बाहर हो गया, वो तो दोबारा अटैक करने आए ना आए वो तो उसके ऊपर है, मतलब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो अटैक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक बार डिसोसिएशन हो गया तो हो गया। लेकिन यहां पर अगर एक बार एक इथिलीन डायमीन का बॉन्ड टूटे, वन बॉन्ड टूट जाए, एक बॉन्ड टूटा है तो दूसरी एंड से वो अभी भी जुड़ा हुआ है। सो दिस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स, एंड इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चिलेशन। तो यहां पर चिलेशन हो रहा है, इसलिए दिस कंपाउंड इज सपोज टू बी मोस्ट स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और ये कैसा होगा? लेस स्टेबल। रीजन मैंने आपको बता दिया। रीजन क्या है? यहां चिलेशन है और यहां नहीं है, और जितने भी हमारे चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन कौन से कंपाउंड दिए हैं? डाई क्लोराइड, इथिलीन डायमीन, कोबाल्ट 4 फॉस्फेट सल्फेट, सॉरी। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट, डाई क्लोराइड, इथिलीन डायमीन, कोबाल्ट 4 फॉस्फेट सल्फेट, सॉरी। तो कोबाल्ट चाहिए तो कोबाल्ट हमने लिखा, सल्फेट बाहर चाहिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के तो SO4 लिखा। डाई क्लोराइड यानी कि क्लोरीन पर कितना चार्ज होना चाहिए यहां पर? -1 ना, तो ऐसे कर लीजिए COEN2 Cl2 SO4, ठीक है। अब अगर आप कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 4 देख रहे हैं तो आप ऐसे समझ लो, 2 क्लोरीन थे तो 2 नेगेटिव ये रहे, सल्फेट पर 2 नेगेटिव होता है तो 4 नेगेटिव चार्ज ये हो गया। तो कोबाल्ट पर कितना चार्ज रहा होगा? 4 पॉजिटिव रहा होगा। तो पहले का स्ट्रक्चर आपने बना लिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने लिख दिया। दूसरा कह रहा है टेट्रामीन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट 4 सल्फेट। अच्छा, फिर से कोबाल्ट है और सल्फेट है, तो सल्फेट को बाहर रखेंगे और कोबाल्ट को एज अ मेटल आयन लिख देंगे। क्या 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 है? टेट्रामीन, अमीन कितने होने चाहिए? NH3 4 टेट्रामीन। क्लोराइडो Cl होना चाहिए, नाइट्रो नाइट्रो NO2 भी होना चाहिए, ठीक है। कोबाल्ट 4 सल्फेट, कोबाल्ट 4 सल्फेट, ठीक है। 1 नेगेटिव टोटल 2 नेगेटिव चार्ज ये हो गया। SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होनी चाहिए, +4 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स को देखो जरा ध्यान से, तीसरे वाले कॉम्प्लेक्सेस को देखो जरा ध्यान से, यहां पर टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाया, नाइट्रेट चाहिए मुझे इसका, तो NO3, ठीक है। क्रोमियम का नाइट्रेट है तो Cr, क्रोमियम नाइट्रेट। टेट्रा एक्वा, तो वाटर कितने हैं यहां पर? वाटर कितने हैं? टेट्रा माने 4, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दिए। डाइक्लोराइडो, क्लोरीन कितने हैं? Cl2, और क्रोमियम पर चार्ज कितना है? 3, तो 2 इसका 1 इसका, क्रोमियम का 3। देखा, सबसे अच्छा टेक्निक क्या है? सबसे अच्छा टेक्निक है कि पहले कोऑर्डिनेशन स्फेयर बनाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट के आगे जहां नाम एंड हो रहा है ये प्राइमरी वैलेंसी है, इनको बाहर लिखो। उसके बाद मेटल आयन को लिखो, देखो मेटल आयन कौन है, मेटल आयन को लिखो। बस फिर जो जो कर करके तुम्हें लिगेंड दिए हुए मेटल आयन के आगे लिखते जाओ। ये कभी कंफ्यूज मत होना कि सर मुझे तो डाई क्लोराइड पहले दिया था, इथिलीन डायमीन बाद में दिया था, तो मैं Cl2 पहले लिखूं, En2 बाद में लिखूं। ऐसा कुछ नहीं होता, आप जैसे मर्जी लिख दो,
कॉम्प्लेक्स का मीनिंग वही है भाई। नाम लिखते में तो आईयूपीएसी का रूल फॉलो किया जाता है ना, और आईयूपीएसी का रूल क्या कहता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इस जब ये वाली नेमिंग करते हैं ना हम, जब ये वाली हम नेमिंग करते हैं, उस नेमिंग में हमें आईयूपीएसी के रूल्स चाहिए। स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते में कोई रूल नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? तो सीएल पहले लिखो, इथिलीन डायमीन बाद में लिखो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया, समझ आ गया सबको? आ गया? कोई डाउट तो नहीं चल रहा? ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। कहता है यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द रिलेशन टू द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स MnCN6 3+। क्या क्या पूछा है? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट एंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, इनर और आउटर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वो नहीं जो तुम समझ रहे थे, ठीक है? आओ सुनो। कॉम्प्लेक्स कौन है? MnCN6 3-। और मुझे बहुत जल्दी से अभी याद आया है कि ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो लिख लेना भाई, ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया था पेपर में, मुझे याद है। MnCN6 3-। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें बतानी है, तो चलिए शुरू कर लेंगे। मैंगनीज हमारे पास है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करनी है ना। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि कौन सी थ्योरी से पूछा है। एटॉमिक नंबर 25 बना 3d5 4s2। क्या बना? 3d5 4s2। अब एक काम करो, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है? +3, और +3 में ये क्या होता है? 3d4 और 4s0। भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, तो 3d4 4s0 बचा। ठीक है, अब ये जरा 3d4 सिस्टम को बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये 3d4 सिस्टम हो गया। ये 4s हो गया हमारे पास, ज़्यादा बड़ा बन गया 4s। ठीक है, अब ठीक है, 4p यहाँ हो गया, और 4d बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चेक कर लेता हूँ एक बारी। तो बेटा ये है 3d, ये है 4s, और ये है 4p। इतनी बात समझ आई ना सबको? हमने ऑर्बिटल ड्रॉ करे हैं। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 4। अब क्योंकि लिगेंड कैसा है? साइनाइड। कैसा लिगेंड है ये? स्ट्रॉन्ग की वीक? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? पेयरिंग करा देगा कि नहीं करा देगा? बिल्कुल पेयरिंग करा देगा। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला खाली कर दो, बस पूरा ही मिटाना पड़ेगा। नहीं, बस अब देखो, ये कह रहा है ना 1 इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दो, तो वो जो पेयर करा के मैं लाया हूं वो मैंने इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। भाई यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था उसको यहाँ पहुंचा दिया, तो पेयरिंग हो गई। हमें ये खाली मिल गए। कौन कौन खाली मिल गया? एक पेयर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा और छठा। अब एक बात मुझे बताओ, ये तुमने ऑक्यूपाई किया है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? D2sp3। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी, आंसर है D2sp3। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इनर या आउटर? तो डी अंदर वाला इन्वॉल्व हो रहा है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये है हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पर पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू और बता दीजिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए काम करिए, आपके पास स्पिन ओनली फॉर्मूला है कि म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन, यही फॉर्मूला है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो म्यू इज इक्वल टू √2, और 2 + 2 इज 4, 4 2 जा 8, √8। म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? 2√2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है बेटा, 2√2 बोहर मैग्नेटॉन। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, √2 की वैल्यू 1.414 लेकर। ठीक है, आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर यहाँ भी छोड़ा होगा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। 2√2 बोहर मैग्नेटॉन, तो 2√2 बोहर मैग्नेटॉन आपका
मैग्नेटिक मोमेंट आया। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन है कितने नंबर का? 3 नंबर का, 3 मार्क्स। दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। 3 नंबर में, एक नंबर में आपके 3 क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन पूछी है 1 मार्क, एक नंबर में पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट, और एक नंबर में पूछा है कि बताओ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है बात? समझ आ गई बिल्कुल? ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेटा डाउट बताते रहना मुझे जरूर, ठीक है? डाउट्स बताते रहना जरूर, अगर डाउट नहीं बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहिए। वीर तुम बढ़े चलो, हैं? अब बढ़ोगे तो तब जब पढ़ोगे, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बीडेंटेड लिगेंड एंड अ चिलेटिंग लिगेंड। अच्छा, एम्बीडेंटेड लिगेंड के पास मोर देन वन कोऑर्डिनेशन साइट होती है। क्या होता है? मोर देन वन कोऑर्डिनेशन साइट। अच्छा, एक काम करते हैं, नीचे ही लिख लेते हैं यहां पर, मोर देन, ये हमारा ए वाला आंसर है, जिसमें हम कह रहे हैं कि एम्बीडेंटेट क्या होता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन होते हैं? मोर देन वन कोऑर्डिनेशन साइट। मोर देन वन कोऑर्डिनेशन साइट, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन साइट अवेलेबल है तो एम्बीडेंटेड लिगेंड है। कौन कौन हो सकता है? जैसे थायोसाइनाइडो SCN माइनस या NCS माइनस, है ना? थायोसाइनाइडो या आइसोथायोसाइनाइडो, सल्फर से भी लिंकेज पॉसिबल है, नाइट्रोजन से भी पॉसिबल है। जबकि चिलेटिंग लिगेंड कौन होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड कौन होते हैं? चलिए, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं when they have tendency to form formation of ring like structure, ring like structure। ठीक है, जब क्लोज रिंग जैसा बनना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि वो एक चिलेटिंग लिगेंड है। और जिसके एग्जांपल्स कौन हो सकते हैं? कौन कौन एग्जांपल हैं? EDTA एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इथिलीन डायमीन बहुत अच्छा एग्जांपल है, ऑक्सलेटो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, C2O4 2-। ठीक है, तो आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला डिफरेंस जब हम बात कर रहे थे कि एम्बीडेंटेड लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड में क्या डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है इन्होंने, वो पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। यार कंडक्टिविटी बेसिकली अगर तुमने मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर देखा होगा तो वहां हम बात कर रहे थे कि कंडक्टिविटी ना नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा आयंस अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। अब इस केस में देयर इज नो प्राइमरी वैलेंसी, तो इसके केस में कंडक्टिविटी बहुत कम होनी चाहिए। अच्छा, यहां प्राइमरी वैलेंसी है, तो एक तो ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर और एक क्लोराइड, तो टोटल 2 स्पीशीज मुझे मिलेंगी। ठीक है, आयोनाइजेशन के बाद। और यहां पे 3 तो क्लोराइड है और एक कोऑर्डिनेशन स्पीशीज है, यानी कि 1+3 आयनाइजेशन पर ये मिलेगा। और यहां क्या मिलेगा? एक कोऑर्डिनेशन स्पीशीज और 2 क्लोराइड आयन, तो 1+2। तो बताओ सबसे ज्यादा आयन्स कहां मिल रहे हैं? इस केस में। ठीक है, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला, और सबसे कम ये वाला। तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल आफ्टर डिसोसिएशन। कितने ज्यादा आयंस है, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जिसकी प्राइमरी वैलेंसी ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा लिगेंड्स लगे हुए हैं, उतने ज्यादा वो अच्छा कंडक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnCl4 2- इज 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। कोई बात नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाइए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाइए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए मैंगनीज के। ऐसे कर लीजिए, क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है ना, क्लोराइड क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। सी हम सॉल्व कर रहे हैं, MnCl4 2-। ठीक है, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है, तो मैंगनीज +2 का मतलब होता है 3d5 सिस्टम, 3d5 सिस्टम। ठीक है, 3d5। अब करना क्या है हमें? इस 3d5 में ये देखना है कि जब क्लोराइड बॉन्डिंग करने आएगा, तो क्योंकि क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है,
वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड है तो क्या करेगा, बाहर ही पेयरिंग, जो भी बॉन्डिंग होगी इसकी बाहर ही होगी, अंदर वाले डी ऑर्बिटल का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है होगा नहीं। तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो एन की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। अब जरा म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एन एन प्लस टू, तो 5 एंड 5 प्लस टू, 5 प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। तो म्यू इज इक्वल टू कितना बना, कितना बना ये 7 इंटू 5, √35, √35 बोहर मैग्नेटॉन, √35 बोहर मैग्नेटॉन। इसीलिए म्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। तो बस हो गया प्रूफ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना क्यों है, मैग्नेटिक मोमेंट इतना इसलिए है क्योंकि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, आसान है क्वेश्चंस। नेक्स्ट सवाल देखो अब, ड्रॉ फिगर टू शो द स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। मैंने करवाया था क्लास में, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नहीं देखा फटाफट से देख लो, कल ही पढ़ाया था, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग भी कराई थी। ठीक है, उसके बाद कहता है गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो मैं काम करता हूं, इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बता देता हूं आपको। ठीक है, सेंट्रल मेटल का, तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन अगर आप देखना चाहें तो वीबीटी के बेसिस पे आप सॉल्व कर लीजिए। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 1 3 क्रोमियम +3 हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी 6 है। भाई इथिलीन डायमीन हमारे 2 है ना, एक इथिलीन डायमीन 2 बार लिंकेज करेगा, मतलब 2 साइड से लिंकेज करेगा, तो 2 इथिलीन डायमीन 4 साइड से लिंकेज करेंगे, तो 4 वो और 2 क्लोराइड, तो टोटल 6 हो गया। और मैंगनीज के केस में यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है साफ साफ, क्योंकि वाटर लिगेंड जो है वो न्यूट्रल होता है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6, क्योंकि 6 वाटर इसके कोऑर्डिनेशन स्फेयर में है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर में जितनी स्पीशीज होती हैं उसके हिसाब से हम कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते हैं, तो ये तीनों आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जांपल हैं। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन आप वीबीटी के बेसिस पे निकाल दीजिए। अब इतना तो खुद भी सॉल्व करेंगे ना, सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी ना कराऊंगा तुम लोगों को, तुम भी सॉल्व करोगे, क्योंकि पेपर में तो अल्टीमेटली तुमने करके आने हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात, कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो फटाफट से डाउट्स। नहीं है, क्लियर है, अरे वाह, सब क्लियर होता चल रहा है बच्चों को, बहुत बढ़िया। बेटा अब तो टॉप करके आओगे पक्का। डिस्कस ब्रीफली गिविंग एन एग्जांपल इन ईच केस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अच्छा, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या रोल है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या रोल है, एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये खुद करना है ना, डू इट ऑन योर ओन, डू इट ऑन योर ओन, अपने आप करेंगे इस सवाल को। इन चारों जगह पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या रोल है, एक एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक पता है कौन होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, मोर देन वन टाइप ऑफ ligands are present, मोर देन वन टाइप ऑफ ligands आर प्रेजेंट, एक से ज्यादा तरह के ligands प्रेजेंट हो। ठीक है, मोर देन वन टाइप, तो यहां अमोनिया, 6 अमोनिया लगे हुए हैं बट खाली अमोनिया ही है, यहाँ सिर्फ साइनो है, यहाँ भी साइनो है, लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखो जरा, अमीनो भी है क्लोराइडो भी है, तो हो गया हेट्रोलेप्टिक। आंसर इज डी। हेट्रोलेप्टिक का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर में एक ही मेटल आयन से अलग अलग तरह के लिगेंड्स लगे हुए हैं, अगर सेम तरह के लिगेंड्स लगे होते हैं तो होमोलिटिक कहते हैं हम उसे। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है यहाँ पर। हाँ, अच्छा सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, ओके ओके ओके, मुझे लगा 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है कोबाल्ट का, क्या होना चाहिए, +3,
क्योंकि 4 तो ये लगे हुए हैं, तो +3 मुझे लग रहा है बेस्ट पॉसिबल जो होगा, +3 होना चाहिए। देखो -1 और -3 तो हो नहीं सकता, है ना। मेटल्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल्स कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म नहीं करते, तो +3 ही आंसर है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अमंग द फॉलोइंग आयंस विच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? उसी का जिसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक मोमेंट। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। चारों के केस में वाटर एज अ लिगेंड दिया हुआ है, तो क्रोमियम को यहां अगर हम सॉल्व कर लें, क्रोमियम +3 को, भाई क्रोमियम जो है वो 24 3d5 4s1 सिस्टम है, 3d5 4s1 सिस्टम है। क्रोमियम जो है वो 3d5 4s1 सिस्टम है, और क्रोमियम +3 क्या हो जाएगा फिर? एक यहां से गया और दो यहां से गए, 3d3। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। n की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी, राइट। तो ये कह रहा है कि क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 हो गए। चलो अब इसी तरह आयरन के कैलकुलेट कर लो। आयरन जो कि एटॉमिक नंबर 26 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन की क्या होता है? 3d6 4s2, 3d6 4s2, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में कितना है? Fe+2 है, तो 3d6 सिस्टम होगा। अब बहुत बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 3d6 सिस्टम होगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करें? मैं देता हूं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक। इसका बनाओ d ऑर्बिटल सबसे पहले ऐसे, और 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करो हुन्स रूल के हिसाब से। ठीक है, किसके हिसाब से? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ पर? 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। चलो ये वाला केस भी सॉल्व हो गया। जिंक के केस में तो जिंक 2+, भाई यहाँ तो कोई अनपेड हो नहीं सकता, क्योंकि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, तो यहाँ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने का सवाल ही नहीं है। तो जिंक के केस में तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके केस में n की वैल्यू 0 होगी। और कॉपर के केस में, कॉपर 2+ के केस में 3d9 4s2, 3d9 4s2, कॉपर 29, 3d9 4s2, 3d9 4s2 सिस्टम है, और अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो 4s2 में से, क्योंकि कॉपर +2 फॉर्म कर रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से हटा दीजिए, तो बचा खाली 3d9 सिस्टम। क्या बचा? 3d9 सिस्टम बचा। तो ये जो 3d9 सिस्टम बचा, इसको जरा ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? n की वैल्यू है 1, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में n की वैल्यू आई 1, और आयरन के केस में n की वैल्यू आई 4, और ऊपर वाले केस में n की वैल्यू आई 3। मैंने अभी क्या कहा था? जिसके अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। जल्दी से बताओ किसका आंसर करेक्ट है? किसका आंसर करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है ना? जल्दी से बताओ किस किसने ऑप्शन बी लिखा था? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है सवाल? मजा आया? चलो नेक्स्ट करो फटाफट। विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर, अच्छा, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, रोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए यूज किया जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। वैसे तो सीबीएसई को अगर पेपर टफ करना हो तो ये सवाल बड़ा अच्छा है, विल्किंसन कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है बताइए, क्योंकि बहुत जनरली बच्चे विल्किंसन कैटलिस्ट को नहीं पढ़ते हैं। बट अगर सीबीएसई को मॉडरेट और इजी पेपर बनाना है तो ये सवाल नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया, विल्किंसन कैटलिस्ट को हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए यूज किया जाता है। चलिए, होता क्या है, फॉर्मूला आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल, what kind of isomerism exists between, okay, this compound which is violet in color and this compound which is grayish green? okay जी, so मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोराइड इज एक्सचेंज बाय द वाटर, क्लोराइड इज एक्सचेंज बाय वाटर।
और अगर जब कभी भी वाटर एक्सचेंज होता है इस तरीके से किसी दूसरे लिगेंड से, तो मैं एक ही नाम मुझे याद है, वो है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या नाम याद है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो ये सिर्फ सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का सवाल है, बाकी ना ये लिंकेज का है, ना आयनाइजेशन का है, ना कोऑर्डिनेशन का है। किसका सवाल है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं, वाटर बाहर आ गया, क्लोराइड अंदर चला गया, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है। ठीक है, आसान है, चल सकते हैं आगे। समझ आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलो। द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड द चिलेट इफेक्ट। अभी बताया था ना पहले वाले क्वेश्चन में, रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर बन जाए तो चिलेशन हम बोलते हैं, एंड द इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड के अंदर। क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीशीज, इन सब में स्टेबल कौन है? तो ये चिलेशन नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। आंसर बचा सी, ऑक्सलेट आयन। और अभी आपको ध्यान ना हो तो मैं आपको याद करा देता हूं, ये रहा, अभी पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था आपको यहां पर कि चिलेटिंग लिगेंड्स कौन होते हैं? जिनकी फॉर्मेशन ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो। और उसमें एक एग्जांपल दिया था ना, ऑक्सलेट आयन। देखो यहां एग्जांपल दिया था, और ये रहा क्वेश्चन आगे। इसी क्वेश्चन में तुमसे वो उसने पूछ लिया। तो आंसर क्या है? ऑक्सलेट आयन वाला आयरन का कंपाउंड जहां पर चिलेशन प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इंट्रैक्शन इन अ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स? क्या है? बैक बॉन्डिंग पूछी है, कैसे एक्सप्लेन करोगे बैक बॉन्डिंग को? कैसे एक्सप्लेन करोगे बैक बॉन्डिंग को? एनसीईआरटी का सवाल है। कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये मेटल है, इसका एक ऑर्बिटल ये था, एक ऑर्बिटल ये था, एक ये था, एक ऑर्बिटल यहां था, एक ऑर्बिटल यहां था। इसी तरह एक लिगेंड है, ये लिगेंड है, इसका एक ऑर्बिटल यहां था। लिगेंड कौन था? कार्बोनिल था ना, तो हम कार्बोनिल लेते हैं सीधा, कार्बन। इसका एक लिगेंड यहां था, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के अपने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, वो मैंने ड्रॉ नहीं करे हैं। यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, और मेटल के ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ऊपर वाले, ये पाई ऑर्बिटल्स हैं, और ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, पाई। ठीक है, वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स। होता क्या है, होता क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफर करता है, और ये अपनी इस डेंसिटी को इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करी, उधर मेटल ने कहा कि मेरे पास भी ज्यादा है, तुम भी ले जाओ, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग हो गई, इसी को सिनर्जिक इफेक्ट कहा जाता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट एक ही बात है। सिनर्जिक बॉन्डिंग कहिए या सिनर्जिक इफेक्ट कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुई? बढ़ गई। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ गई तो बॉन्ड को डिसोसिएट करना मुश्किल है। क्या है? बॉन्ड को डिसोसिएट करना मुश्किल है। तो कह देंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी, और इसी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा हो जाती है। स्टेबिलिटी कैसी होती है? बढ़ जाती है स्टेबिलिटी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर हुआ सवाल? भाई देखो क्या हुआ कि कार्बोनिल के पास जो ना, जो वैकेंट पाई ऑर्बिटल का था कार्बन का, मेटल ने उसको वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी। उसके पास थी, लेकिन मेटल ने और दे दी, क्योंकि इसने इसको डोनेट किया, इसने वापस से इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनको, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। सिनर्जिक इफेक्ट आप कहते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पूछा था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग? स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्लियर है? मजेदार क्वेश्चन है, आगे करो। पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 in terms of T2G and EG in an octahedral complex. In an octahedral complex when पहला केस डेल्टा O is less than pairing energy, sorry greater than pairing energy, greater than
पेयरिंग एनर्जी, और बी केस कौन सा है, व्हेन डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, D4 की कंफिग्रेशन लिखनी है। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है, ये D4 है, स्प्लिटिंग ज्यादा कर दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए, ये T2G है, ये EG है ना, ये T2G है और ये EG है, EG ऑर्बिटल। ठीक है, और ये रहा इसका बेरी सेंटर। क्या है ये, बेरी सेंटर। भाई इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को ही तो डेल्टा ओ कह रहे थे तुम। ठीक है, तो D4 है, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। शुरू करो, पहला इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा। अब चाहूं तो मैं चौथा इलेक्ट्रॉन, मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं EG के पास ले जाऊं या मैं T2G के पास रखूं। मैं क्या करूंगा, क्योंकि एनर्जी गैप बड़ा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो मैं पेयरिंग करा दूंगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इस केस में, T2G4, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, EG 0। जबकि दूसरे केस में जो D4 आयन है, अगर वो स्प्लिट करेगा तो इस केस में जो T2G और EG का गैप है वो उतना ज्यादा नहीं होगा, तो डेल्टा ओ हमारा कम हो गया, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है ना, एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड एज बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं हम इसे, बेरी सेंटर। ये EG है और ये क्या है, T2G है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो एक काम करिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा कि मुझे EG में पहुंचा दो, एनर्जी गैप कम है ना, तो वो तो EG में जाकर खुश है। तो अब एक बात मुझे बताओ, कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आई, कॉन्फ़िगरेशन आई T2G3 EG1, कॉन्फ़िगरेशन आई T2G3 EG1। तो आपसे T2G की टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशंस पूछे गए थे, T2G की टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन पूछे गए थे, वही काम मैंने यहां पर सॉल्व किया है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो स्प्लिटिंग ज्यादा करिए, पेयर रिंग नीचे करा दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आएगी। और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग कम दिखाइए, पेयरिंग मत कराइए, इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाइए, आपकी T2G3 EG1 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया है, किस में आया है, सीबीएसई में आया है। ये सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा बेटा, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो अगले सवाल पे चलो फटाफट। कहता है गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ऑर्बिटल इन टाइटेनियम H2O6 3+ आयन इन द क्रिस्टल फील्ड, octahedral crystal field, and why is this complex colored, explain on the basis of distribution of electrons in d orbital। चलिए सॉल्व करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करते हैं। मजा आ गया क्वेश्चन देखकर, मजा आ गया कि कुछ, हाँ कुछ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो TiH2O6 टाइटेनियम हेक्सा एक्वा 3+, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा 3+, ठीक है। डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में, तो यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई एम गोइंग टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन। पहले पता करो कि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 22। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 3d2 4s2, 3d2 4s2 बनती है। अब एक काम करना है, टाइटेनियम क्या है, +3 स्टेट में है, तो +3 स्टेट का मतलब क्या है, 3d1 4s0, 3d1 4s0। अब एक काम करना है तुम्हें, यहां पर 3d1 सिस्टम को स्प्लिट कराइए, ये 3d1 सिस्टम है, ये T2G ऑर्बिटल है, ये EG ऑर्बिटल है, और ये क्या है हमारा, बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर है। ठीक है, क्या है ये हमारा, बेरी सेंटर है। और वाटर कैसा फील्ड है, वाटर कैसा फील्ड है, H2O वीक फील्ड होता है, वीक फील्ड होता है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। अब अगर यार ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसके केस में स्प्लिटिंग एनर्जी इज लोअर एज कंपेयर टू द पेयरिंग एनर्जी, है ना। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। चलो
एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके 3D के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने T2G में रखा, तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी इसकी, T2G1 Eg0, T2G1 Eg0। बस ये तो था इसका d ऑर्बिटल का ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फीड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G1 Eg0। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि वाई इज दिस कॉम्प्लेक्स कलर्ड, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। देखो कलर के दो ही तरीके थे जो मैंने आपको समझाए कल। वो क्या तरीका था कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो पॉसिबल है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी तो जा सकता है। सो बिकॉज ऑफ T2G2 Eg ट्रांजिशन, ठीक है, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है इसमें, डी ट्रांजिशन कैसा है, पॉसिबल है, और डी ट्रांजिशन पॉसिबल है तो कलर्ड कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। ठीक है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल है तो कलर्ड कंपाउंड होगा, ये बात फॉर श्योर है। आगे देखते हैं जरा। अच्छा बस इतने ही क्वेश्चंस हैं आज के लिए, चलिए बहुत बढ़िया। तो 21 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं यार। अब देखो सीबीएसई पूछने को तो तुमसे कुछ भी पूछ ले, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, ये जो मैंने आपको 21 क्वेश्चन कराए हैं ना, अगर आपने शिद्दत के साथ सॉल्व कर लिए, शिद्दत के साथ, तो आपने लगभग हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैंने कोई भी टॉपिक यहां पर नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए, तो तुमने लगभग हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और ये क्वेश्चन हो गए तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार है। ठीक है बेटा, बाकी अब देखो यार थोड़ी मेहनत तो खुद भी करनी पड़ेगी, है ना, हाथ तो चलाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तब तक तुम रिवाइज करो, और फिर हम कल स्टडी करते हैं अगले वाले चैप्टर के साथ। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।